वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से केमिस्ट्री का G20 सेशन उम्मीद सीरीज़ का, और हम यहाँ पे केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम CUET 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी के टाइम वेस्ट के एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एन atom of element B forms HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral void. What is the formula of compound of formed by the element A and B? Okay, हमारा B क्या, हमारा A है 2/3 of tetrahedral, okay, tetrahedral void, और हमारा एलिमेंट बी क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा एलिमेंट बी फॉर्म कर रहा है HCP लैटिस। सबसे पहले हमें इसके लिए समझना होगा कि HCP लैटिस होता क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 6 एटम्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से पोजीशन में अरेंज होते हैं। इनको हम आपस में अटैच कर देते हैं। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, फिर यहाँ पे एक लेयर हम सैंडविच करते हैं इनके बीच में। एक यहाँ लेयर होता है, यहाँ पे 3 एटम्स का अरेंजमेंट होता है आपस में, और फिर से ये अगेन हमें एक देखना होता है 6 एटम्स का हमें यहाँ अरेंजमेंट देखना होता है। और ये लेयर जो हमारा है, ये हमारा दोनों के बीच में सैंडविच होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं। तो कॉर्नर में हमारे पास टोटल एटम्स होते हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 ले करके ये हो जाते हैं 12, और एक इनमें से एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, तो ये टोटल हो जाते हैं 3। उसके बाद 2 सॉरी, उसके बाद हमारे पास होते हैं फेस सेंटर एटम्स। फेस सेंटर पर हमारे पास कितने एटम होते हैं, फेस सेंटर पर हमारे पास एटम्स होते हैं कितने, 2। ओके, और इनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास फेस सेंटर पे 2 एटम्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। ओके, उसके बाद हमारे पास होते हैं सेंटर पे कितने एटम्स, सेंटर पे हमारे पास एटम्स होते हैं 3। और हमें ये टोटल एटम्स देखने को मिलते हैं n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू कितने, 2 + 1 3, 3 + 3 6। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो भी होता है, ठीक है, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6। देख सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 6। ओके, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो भी होता है वो 2 टाइम्स होता है n के। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 12। अब हमें देखना है कि A एटम जो है हमारा वो 2/3 है टेट्राहेड्रल वॉइड का, यानी कि A से 2/3 ऑफ 12 इंटू B, और B हमारे पास कितना है 6। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा A 8 एंड B 6। इट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे A 4 एंड B 3। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा A 4 B 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। हमने पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है हमारा पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको भी डील करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है कुछ सॉल्यूशंस के, कुछ हमें दे रखे हैं सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल A है हमारे पास C6H12O6, B है हमारे पास C6H12O6, B है हमारे पास NaCl, C है हमारे पास MgCl2, ओके, और D है हमारे पास AlCl3, और हमें E है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। ध्यान दीजिएगा, हमारा सवाल यह है कि कंसीडर द 1 मोल
1 molar aqueous solution of the following compound and arrange them in the increasing order of the elevation in the boiling point। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखते हैं हम इसको, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो के बी होता है ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कंसीडर द 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ही हमारा सॉल्वेंट है, तो हमारे के बी की वैल्यू हमारे सभी के लिए सेम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है जो कंसनट्रेशन के टर्म है वो भी दे रखा है कि 1 मोलर ही है। अच्छा, उसके बाद अब हमें आई की बात करनी है, ये हमारा है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक, अब हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है, और वेंट ऑफ फैक्टर में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है वेंट ऑफ फैक्टर कि कुछ जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने आयंस में नहीं ब्रेक करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने आयंस में ब्रेक करते हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो तरह के नेचर वो शो करते हैं। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये आपस में एसोसिएटिव नेचर का शो करते हैं, डिसोसिएशन शो करेंगे ये। ठीक है, अब हमें देखना है कि जिसकी वैल्यू डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के बी और एम दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, हम देखते हैं ग्लूकोज में ब्रेकेज नहीं होता है। ठीक है, NaCl अपने आयंस में टूटता है Na प्लस Cl माइनस, यानी कि 2 आयंस में टूटेगा ये। MgCl2 ठीक इसी तरह से अपने आयंस में टूटता है Mg2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, यानी कि 3 आयंस हमारे पास मिलेंगे हमें। AlCl3 ठीक उसी तरह से Al प्लस और Cl माइनस, तो 3Cl हमारे पास, टोटल हमें कितने आयंस मिल जाएंगे इनके, 4। और इसी तरह से हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस भी ब्रेक करेगा 2 + 3 यानी कि 5 में। तो हम देख सकते हैं कि आई जो है कि वो हमारा सबसे ज़्यादा जो होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा होगा, आई इज़ हाईएस्ट फॉर ई एंड लोएस्ट फॉर ए। ओके, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि डेल्टा टी बी उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका आई सबसे ज़्यादा, यानी कि हमारा ऑप्शन ई सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन में देखते हैं, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, कि जहाँ पे ई हमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है देखने को, ई इज़ ग्रेटर देन। उसके बाद हम डी को अरेंज करेंगे, देन सी को, देन बी को, देन ए को, और आप देख सकते हैं इसमें आपको अरेंजमेंट दे रखा है। ठीक है, ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पेपर का कि हमारे क्वेश्चन, हाँ, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ध्यान दीजिएगा, एक्वस NaCl के डिसोसिएशन से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब भी हम लगाते हैं कैथोड और एनोड की हेल्प से हम लोग बनाते हैं कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मान लीजिए ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड, ये हमारे पास एनोड और ये हमारे पास कैथोड। ठीक है, एनोड है ये हमारा और ये है हमारा कैथोड। ठीक, हम इसको अरेंज करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा एनोड और कैथोड पे हमें NaCl की बात दे रखा है। NaCl एक्वस जो है ये अपने आयंस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे हम देखते हैं जब भी वो एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करेगा तो उसके पास कुछ H प्लस भी होंगे प्लस OH माइनस भी होंगे। अब हम देखते हैं जो प्लस वाला है वो प्लस के साथ जाएगा यहाँ पे Na प्लस और H प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस और OH माइनस। हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमें एक पढ़ना होता है थियरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी, कि कौन जा कर के हमारे इलेक्ट्रोड पे अटैच होगा सबसे पहले। तो हम देखते हैं जब Na प्लस और H प्लस के बीच की लड़ाई होती है तो Na प्लस और H प्लस के बीच की लड़ाई H प्लस जीत जाता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0। H प्लस के लिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है SRP ये होता है 0, जबकि हम वहीं Na प्लस के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है नेगेटिव। और
ये रिड्यूस ना हो करके बल्कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और इसलिए ये पार्टिसिपेशन में नहीं जाएगा और कैथोड पे जा करके हमारे पास अटैच होता है। कैथोड पे हमें मिलेगा, रिडक्शन हमें होता है जैसा कि हम जानते हैं, और H प्लस रिड्यूस हो करके +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये H2 बनाएगा, और यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे इसको। ठीक उसी तरह से जब हम लोग देखते हैं एनोड की बात करते हैं, जब हम लोग एनोड पे, तो एनोड पे हम देखते हैं हमें क्या मिलता है कि Cl माइनस और OH माइनस की लड़ाई होती है कि इन दोनों में से जाएगा कौन। तो हमें देखने को मिलता है कि OH माइनस जो होता है वो एक ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल शो करता है। जितना एक्चुअल में थियोरेटिकल जो हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअल वैल्यू से कम होता है, एक्चुअल वैल्यू को जो पोटेंशियल होती है वो उससे ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे Cl माइनस जा करके अटैच होता है और ऑक्सीडाइज्ड होता है वो अपने फॉर्म में। Cl माइनस प्लस Cl माइनस गोज़ टू Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ पे, और इस तरीके से हमारा एनोड का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हमें मिलेगा Cl2। हमें कैथोड पे मिला हाइड्रोजन, एनोड पे मिला Cl2। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये? हाँ, थर्ड ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं अपने पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्या है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें अमोनिया के डिकम्पोजिशन के बारे में दिया है जो कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। NH3 को हम लोग ब्रेक करते हैं N2 + 3H2 में, यहाँ से हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है, इसके डिकम्पोजिशन के बारे में दिया है और इसका रेट कांस्टेंट दिया, इफ़ K = 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके। K = हमें दिया है 2.5 × 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, और हमें पूछ रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ओके। तो हमें रेट लिखने का तरीका हमारे पास होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इन यूनिट टाइम NH3/dt इक्वल्स टू dN2/dt इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt, ओके। अब हमें पूछ रखा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हम देखते हैं यहाँ पे 1/3 dH2/dt, और ये हमें दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴, ठीक है। हमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रेट पूछ रखा है इसने सवाल में, तो हम dH2/dt लिखते हैं इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2.5 × 10⁻⁴, और हमें ये कैलकुलेट करने पे हमें मिल जाएगा 3 × 5 = 15 × 7.5 × 10⁻⁴, ओके। यूनिट सबकी सेम है और ये हमारा आंसर एक ही है, 7.5 का आंसर नंबर हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं मैं जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा रहा हूँ उसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो भी टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपको एक बार एक्सप्लेन करने लायक है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको यदि कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है ना हमने, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक, मैचिंग है ये, मैच द कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि यहाँ पे मैच द कॉलम हमें करना है कि ट्रांजिशन मेटल्स हमें दिया और उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो हमें टाइटेनियम के बारे में दिया है, हमें पता है इनका एटॉमिक नंबर 22, इसके बाद वेनेडियम के लिए हमें 23, ठीक है। Mn के लिए हमें दे रखा है, हम जानते हैं 25, और कॉपर के लिए हमें दे रखा है 29। सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक लिख लेते हैं, आउटर ऑर्गन सेम है, उसके बाद 4H2
स्कैंडियम, ठीक, 4s2 3d3। फिर हम यहाँ लिखते हैं 3d5 4s2। नेक्स्ट 3d10 4s1। हम यहाँ देखते हैं कि इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है, ठीक है। सबसे इजी है हमारा, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे Mn के लिए। Mn का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट साफ दिख रहा है, यहाँ पे +7 होगा। जितने भी इसके यहाँ पे आउटर स्टेट में है +7 तक ही अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। उसके बाद ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा यदि Mn+7 हम करते हैं। फिर वहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कॉपर के लिए हमें मिलेगा देखने के लिए +1, ठीक। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिडियम के लिए हमें मिल जाएगा +5। 3d10 4s1। तो ओके, देखते हैं फिर, ठीक। इनके लिए हमें +5 +4 और यहाँ पे मिलेगा +5, ठीक। कॉपर +1 शो करते हैं, +1 शो करते हैं, ठीक है। तो +2 में पॉसिबल नहीं है, थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि मैचिंग में 1 नहीं दिया है, 2 ही दिया है। तो चलिए हम 2 ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। Cu+2 के लिए क्या होता है ना कि E0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट ठीक है, मैचिंग दे रखा है। तो हम इस हिसाब से देख लेते हैं कि A का हमारा है 4, यानी कि हमें मिल जाएगा A के लिए हमें सेकेंड, B के लिए हमें मिल जाएगा वेनेडियम और ये हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। C है हमारा +7 यानी कि फर्स्ट, और D है हमारा कॉपर और इसके लिए हो जाएगा आपका 4। मैचिंग कर लेते हैं, A के लिए सेकंड, B के लिए थर्ड, C के लिए फर्स्ट एंड D के लिए 4। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर A है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पेपर का, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल मेटल आयन इज कलरलेस। हमें स्कैंडियम के बारे में दे रखा है, स्कैंडियम +3, ठीक है। वेनेडियम +2, वेनेडियम +2 एंड Mn+3, Mn+3 और सॉरी हाँ Mn+2 में दे रखा है हमें, Mn+2 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट में +3। तो हम सबसे पहले इसके जनरल ग्राउंड स्टेट में आकर के हम देखते हैं जनरली, ठीक है। स्कैंडियम 21, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 3d 4s2 3d1। वेनेडियम इसके 23, तो हमें ये देखने को मिलता है 4s2 3d3। फिर हमें मिलेगा Mn 25 4s2 3d5। फिर हमको मिलता है कोबाल्ट 27 4s2 3d7, ओके। अब हमें दे रखा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 यहाँ पे हमें चार्ज दे रखा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये इससे पहले हमें नॉर्मल गैस होगा, तो ये जो है कि हो जाएगा 3d0 4s0, ओके। यहाँ पे हमें दे रखा है ये +2 में, तो 3d3 4s0, ओके। हमें दे रखा है यहाँ पे +2 Mn के लिए 3d5 4s0। उसी तरीके से हमें दे रखा है कोबाल्ट के लिए 3d6 4s0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबके चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनसे पहले जो है कि ये नोबल गैसेज होंगे, नोबल गैसेज का कन्फिग्रेशन मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्कैंडियम जो है हमारा वो 3d0 4s0 भी है, ठीक है। और नोबल गैसेस में इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल फिल हैं, ठीक है। तो यही है कि हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसके सभी आयंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और ये हमारा कलरलेस शो करेगा। स्कैंडियम +3 इज कलरलेस बिकॉज आर्गन 3d0 4s0। तो हमें इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा फर्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, नियोपेंटाइल सबसे पहले ग्रुप जो होता है वो हम देख सकते हैं। हमें ग्रुप कुछ भी हमने ले लिया जी, और नियोपेंटाइल जो हमारा ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह के ग्रुप होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ के हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, इस तरीके से वो अटैच्ड होते हैं आपस में, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड के लिए बात किया है तो हम इसी तरीके से, और एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास 3 मेथाइल ग्रुप होना चाहिए नियोपेंटाइल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये हमारा नियो ग्रुप हो गया। हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड के IUPAC नेम के बारे में पूछा है तो हम सबसे पहले नियोपेंटाइल क्लोराइड को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट नेम दे रखा है, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप से जुड़ते हैं 1 2 और 3। तो हम देखते हैं कि इसको लिखेंगे 2 2 डाईमेथाइल 1 क्लोराइड और 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन आपका फर्स्ट आंसर ऑप्शन नहीं दे रखा है, आंसर आपका इसका लिए 1 हो जाएगा। 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ध्यान रखना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी होगी। हमें अपने ऑप्शन को देखते हैं तो प्रोपेन वेनॉल पहला है हमारा, सेकंड है हमारा 3 नाइट्रोफेनॉल, सी है हमारा ऑप्शन 3 5 डाई नाइट्रोफेनॉल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी फेनॉल, और फिफ्थ ऑप्शन है हमारा मेथाइल फेनॉल। तो हम यहाँ जानते हैं कि एक जब NO2 ग्रुप होता है, जो NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसी तरह से जो मेथाइल ग्रुप होता है या फिर OH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और इसमें भी बात करेंगे तो OH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक, तो अपने डिस्कशन को इसी के हेल्प से आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हम देख सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हमें अरेंजमेंट करना है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ के, और हमें सी दिया है 3 5 डाइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक सी की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ हमें सी का सबसे ज़्यादा देखने को मिला। फिर हमारे पास है 3 नाइट्रोफेनॉल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सबसे पहले हम उसको लेके आएंगे। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिला। उसके बाद हमारा है फेनॉल। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें मिल जाता है, क्या मिलेगा हमें, प्रोपेन वेनॉल और 4 मेथाइल फेनॉल में। तो हम प्रोपेन वेनॉल यहाँ पे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से प्रोपेन वेनॉल पीछे आ जाएगा और मेथिल फिनाइल आगे आ जाएगा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले आएगा C, फिर है B, फिर है हमारा D, E और A, और इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अरेंजमेंट हमने उल्टा कर दिया है, बट हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, ठीक, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को, और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। ओके, तो हमारा एक दे रखा है हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ओके, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और हमें इसको रिडक्शन करना है सोडियम
NaBH4 के साथ। NaBH4 सबसे पहले हम थोड़ा सा NaBH4 के बारे में जानेंगे कि NaBH4 होता क्या है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका नाम होता है पूरा, और एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट इट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे ऑप्शन में हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हमें कार्बोक्सिल ग्रुप दिया है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को नहीं रिड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 है हमारा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, ये कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा और इसको कीटोन को चेंज कर देता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कीटोनिक ग्रुप को चेंज कर देता है ये अल्कोहल में। ओके, यहाँ बैलेंसिंग कर लेते हैं कार्बन की। हम सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमें OH ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप पे कोई असर नहीं दिया है, तो हमें फर्स्ट तो ठीक दिख रहा है, सेकंड ठीक है। थर्ड पे हम डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे CH2COH नहीं, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, यहाँ पे कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप को। और फोर्थ ऑप्शन भी एज इट इज़ ही है, यहाँ पे इसको एसिड में बदल दिया तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच वन हैज़ द हाइएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपेरिजन टू केन शुगर। सीरीज़ 1 में भी हमने केन शुगर का एक क्वेश्चन रखा था वहाँ पे, और उसी तरह से हमने एक सीरीज़ 2 में भी एक हमारा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग के बेसिस पे हमें जो स्वीटनेस पावर के हिसाब से हमें बताना है कि हाईएस्ट स्वीटनिंग पावर किसका है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिला है सैक्रिन, दे रखा है हमारा ऑप्शन है, ये है सैक्रिन। हमें बी मिला है, यहाँ पे है एलिटेम, ठीक है। सी है हमारा सुक्रेलोज, और डी है हमारा ऑप्शन एस्पार्टेम। ओके, एस्पार्टेम, ठीक है। सैक्रिन की जो स्वीटनेस पावर होती है केन शुगर की कंपेरेटिवली वो 550 टाइम्स होती है, 550 टाइम्स होती है। एलिटेम की 2000, ओके। सुक्रेलोज 600, एस्पार्टेम 100, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपको सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस के नाम भी याद रखने हैं और इनकी स्वीटनिंग पावर भी याद रखनी है, आपके कोर्स में है। और इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्वीटनेस पावर जो है, हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू जो है वो बी के एलिटेम की है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड है, एलिटेम, ठीक है, एलिटेम। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पेपर का, ठीक। एमंग द फॉलोइंग पॉलीमर विच वन इज नोन एज कोपॉलीमर, ठीक है। हमें बताना है कि कोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। कोपॉलीमर, जब हम लोग पॉलीमर की स्टडी करते हैं तो हमें दो तरह के पॉलीमर पढ़ने को मिलते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमर, दूसरा होता है कोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो एक ही मोनोमर के रिपीटेशन से बार बार बनते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग एडिशन पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। कोपॉलीमर्स वो होते हैं जो डिफरेंट मोनोमर्स को मिला करके बनते हैं, जहाँ पे HCl या फिर वाटर भी रिलीज़ होता है। हम देखते हैं अपने रिएक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं नाइलॉन 6 सॉरी, हेक्सामेथिल्डाइमीन और एडिपिक एसिड, ये दो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनता है। उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं डेक्रॉन, ये किससे मिलकर बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से हम अपने ऑप्शन के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन दे रखा है पॉलीप्रोपीन, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आंसर ए हमारा गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन हमारा ए है वो गलत हो जाएगा। ये प्रोपीन के मोनोमर है, ठीक है, ये बार बार प्रोपीन के रिपीटेशन से बनता है और ये एक तरह का एडिशन पॉलीमर है। हम बी की डिस्कशन करते हैं। बी हमारा पॉलीस्टाइरिन, ये स्टाइरिन के रिपीटेशन से बनता है, ये भी एक एडिशन पॉलीमर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक हम जनरली यूज़ करते हैं, ये है वही है PVC,
पॉलीविनाइल क्लोराइड भी विनाइल क्लोराइड के रिपीटेशन से बनता है, तो ये भी एक तरह का एडिशन पॉलीमर होता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्लिप्टल, ये हमारा सही है ग्लिप्टल। क्यों? क्योंकि एक तरह का कोपॉलीमर है। इसके मोनोमर होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हेन एथिलामीन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ HCl। हमें अमोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर तब बताना है जब एथाइलामीन हमारा रिएक्ट करता है 1 मोल HCl के साथ। एथिलामीन का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 CH2 NH2, इट रिएक्ट्स विथ HCl। ओके, यहाँ पे हम जानते हैं H+Cl- के प्रेजेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं CH3 CH2 NH3 प्लस और Cl-। इस तरह का हमें कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि 1 मोल ही हमारा है एथिल अमोनियम सॉल्ट और 1 ही मोल HCl के साथ रिएक्ट किया है, इसलिए हमें इसके आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ओके, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सेक्शन का क्या है, अमंग द फॉलोइंग अमीन विच वन इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बताना है कि कौन सा अमीन बेसिक सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। एक हमें याद भी रखना है एक्वस, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हमें मेथिल अमीन, यदि हमें मेथिल के बारे में दिया और एथिल के बारे में दिया है, हमें याद रखना है कि होते हैं 213 सेकेंडरी प्राइमरी देन टर्सरी, बेसिसिटी का ये ऑर्डर होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एथिल अमीन की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ होता है सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी, ये हमारे बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, बेसिसिटी का ऑर्डर है। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन ये हमें पूछ रखा है कि अमंग द फॉलोइंग अमीन विच वन इज़ द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, और हमें एथिल अमीन के बारे में दिया है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं अमोनिया इन सब में सबसे वीकेस्ट होगा बेसिसिटी में। ठीक है, तो हमें देख सकते हैं कि सेकेंडरी अमीन जो होता है मेथिल हो या फिर एथिल हो, दोनों के केस में एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंडरी सबसे आगे आएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी एथिल अमीन हमें दे रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में अमीन्स के बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि गैसियस फेज में गैसियस फेज जो अमीन्स की बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के, इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ पे, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमें देखने को ऑर्डर मिलता है कि टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो हमें टर्सरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, ये हमारे बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस स्टेट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कशन पे अपने पहुंच गए हैं। एमंग द फॉलोइंग, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। ध्यान रखिएगा, जिसकी बेसिसिटी जितनी ज़्यादा, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। हमें पूछ रखा है कि हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, हमें पीकेबी वैल्यू के बारे में बताना है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जिसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, पीकेबी ज़्यादा मतलब बेसिसिटी कम। ओके, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। एलिफेटिक amines are more basic than aromatic amines। ओके, ये हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक, अब इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, हमें पीकेबी वैल्यू के हिसाब से हमें बताना है विच वन हैज़ द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू।
जिसकी बेसिसिटी सबसे कम उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो लोवेस्ट बेस है जिसकी बेसिसिटी सबसे कम है वह है हमारा ऑप्शन 4, ठीक है, बेंजीलमीन। इसकी बेसिसिटी सबसे कम, ठीक है, इसलिए इसकी पीकेबी सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट पीकेबी जितने भी हमें दिए हैं। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ है, ठीक है। उस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम उस 5 सवाल को हम डिस्कस करेंगे, पैसेज जो भी हमारा पैसेज है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको थोड़ा उलझाने के लिए आते हैं पेपर में, तो देखते हैं इसको क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, आप पेपर में देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स n-1d ns np nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू yield a set of equivalent orbital of different geometry, ठीक। These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbital that can donate electron pair for bonding. It is usually possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of the valence bond theory. Consider the formation of CuNH3 का whole twice Cl ब्रैकेट के बाहर Cl2 and answer the following question। देखिए हमें कंपाउंड के बारे में दे रखा है। हमारा कंपाउंड क्या है, हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड दे रखा है हमको CuNH3 का होल 5 NH3 का होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2, ठीक। ये ब्रैकेट जो है एक्चुअली इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। हम इसको ब्रैकेट ना बोल के हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अंदर ये सारे हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमारा ये प्रेजेंट है 2 क्लोरीन, ठीक है। अब हमें इसके बेसिस पे, पैराग्राफ के बेसिस पे इस कंपाउंड के बारे में बताया है और इससे रिलेटेड हमें कुछ सवाल दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पैसे से रिलेटेड है कि IUPAC नेम हमें बताना है कंपाउंड का। IUPAC नेम हमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर A है पैसेज का, और हमें इसके बारे में बताना है इस कंपाउंड का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग अमाइन टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमाइन में हम लोग जो भी अमाइन यूज़ करेंगे हमें ध्यान रखना है वो पे डबल M होगा। उसके बाद जब भी कोई निगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है उसको, ठीक है, तो हम उसके नाम में लास्ट में O ऐड करते हैं, जैसे क्लोराइडो, नाइट्राइटो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्लोरीन के लिए क्लोराइडो टर्म का यूज़ करेंगे, अमाइन के लिए अमाइन ही यूज़ करेंगे, और ये हमारा सिंपली मेटल कॉम्प्लेक्स, इसके लिए हम लोग कोबाल्ट यूज़ करेंगे। और जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग नेमिंग करते हैं तो हम जो भी हमारा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, उसको हम जब भी लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, जो भी हमारा ये एलिमेंट प्रेजेंट है, हम इसके नाम के साथ तो लिखते हैं, पर यहाँ पे हम कोई इनके डाई ट्राइट इनसे रिलेटेड हम इनका कोई भी टर्म नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 हो 3 हो कोई मतलब नहीं, बस हम इनका सिंपली नेम लिखते हैं। तो इसके हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे। और हम भी कभी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC जब भी नेमिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग करते हैं। तो इस हिसाब से और वहाँ पे हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इन सबको हटाते हैं, और जो हमारे लिगेंड का नेम है उसके हिसाब से हम करते हैं नेमिंग। तो पेंटा अमाइन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है वो पेंटा अमाइन, ठीक है। क्लोराइडो, राइडो, कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, अभी हम बताते हैं कैसे आएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इतनी चीज़ें हमने लिखी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। यहाँ पे हमें डाई क्लोराइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या लिखना है। हाँ,
हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास -2 है, ठीक है, और इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास -1 है, ओके। यहाँ पे हमारे पास -1 चार्ज है, ये इसके हमारे पास +2 चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन में हम बी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो भी हमारा कंपाउंड दे रखा है उसके हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका होता है √(n) n+2, where n is the number of unpaired इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट्स हमारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अमोनिया जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और हमें यहाँ पे कोबाल्ट देखने को मिला 27 जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3d7 4s2, ये हमारा ग्राउंड स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, और ये हमें कन्फिग्रेशन हुआ, सॉरी, और ये हमारा हो गया 4s0, ये हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट का कन्फिग्रेशन, ओके। हम यहाँ देख सकते हैं कि अमोनिया जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हम लोग सीरीज से याद रखते हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ से याद रखते हैं कि वो सीक्वेंस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अमोनिया की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खास बात क्या होती है कि स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनके पास पेयरिंग करने की क्षमता होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल में पेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब डी ऑर्बिटल की हम स्प्लिटिंग कराते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमें D6 की फिलिंग करनी है, कोबाल्ट +3 D7, D6 की हम जब फिलिंग करते हैं हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे तो हम देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 0 मिलता है, इसलिए हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का, इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड, ठीक है, आंसर हो गया इसका हमारा सेकंड, ओके। क्वेश्चन सी है हमारे पैसेज का कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। हमने देखा कि अमोनिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास पेयरिंग करने की कैपेसिटी होती है, वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनर ऑर्बिटल में ही पेयरिंग करा लेते हैं, इसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी ये हमारे लिगेंड होते हैं उनके हिसाब से हम इनके हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। तो हमारे पास की सेंट्रल एटम को घेरने वाले 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम 6 के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं sp3d2 या फिर d2sp3। हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे, हम जो भी यूज़ करेंगे हाइब्रिडाइजेशन वो होगा हमारा d2sp3, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बिकॉज अमोनिया इज strong field ligand and it forms inner orbital complex, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। हाँ, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, सी के लिए आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड d2sp3, ओके। हम पैसेज का क्वेश्चन नंबर अब डी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द अबव एंटाइटी इज। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे इस कॉम्प्लेक्स में गिवन, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, हमने जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले लेक्चर पढ़ते हैं वार्नर के पोस्टुलेट्स, और वार्नर ने अपने पोस्टुलेट्स में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होता है, ठीक है। तो ठीक, कोई बात नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो कि कितने कि हमारा सेंट्रल एटम कितनों से घिरा हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच्ड हमारा, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम 5 अमाइन और 1 क्लोराइड से घिरा हुआ है, ठीक है, 1 क्लोरीन और 5 अमीन ने उसको घेर रखा है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हमको देखने को मिलता है 5 + 1 यानी कि 6 टोटल। सराउंडिंग एटम जो भी हैं, जो हमारे सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच्ड हैं, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा इस डी के लिए आंसर नंबर 6, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
ई, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछ रखा था प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन द एबव कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें पूछा है कि कितना होगा हमारे कंपाउंड का क्या कोऑर्डिनेशन, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारे कंपाउंड की होती है, तो हमने वार्नर के पोस्टुलेट्स में ये भी पढ़ा है कि प्राइमरी वैलेंसी वही होती है जितना सेंट्रल एटम पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, वही हमारे कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो हमने देखा कि हमारा सेंट्रल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए हमारे प्राइमरी वैलेंसी भी +3 हो जाएगी। ओके, हम लोग वैलेंसी में +3 +2 साइन का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली 3 ही लिखेंगे। ओके, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका 3rd, जो कि हमारा 3 ही है। ठीक, यहाँ हमारा ख़त्म होता है पैसेज के क्वेश्चन सारे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।